हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर उप विषय की बात करें तो इतिहास विषय की पाठ्य योजना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सभी विषयों की पाठ्य योजना की वीडियो, सभी विषयों की सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो, साथ ही साथ आप लोगों को बीएड की, बीटीसी की यानी कि डीएलएड की क्लासेस, साथ ही साथ आप लोगों को सीटेट के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस सेट। आप लोगों का 20 दिन और बचा है, तो 20 दिन आप प्रैक्टिस सेट आप जितना पढ़ लिए हैं, पढ़ाई करते रहिए। साथ ही साथ आप अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। तो कल यहाँ पे आपको 7 बजे लाइव क्लासेस यहाँ पे चलाई जाएंगी प्रैक्टिस सेट की। उसको आप अटेम्प्ट करिए, देखिए आप लोगों को कितना तैयारी हुआ है। एक एक क्वेश्चन आप करिए, 30 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, उसमें से आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आप खुद से कर पा रहे हैं। ठीक है, कल 7 बजे लाइव क्लासेस चलेंगी सीटेट की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है या फिर दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। उसका दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा 6वीं है। कालांश दूसरा है, कालांश को ही चक्र कहते हैं। काफ़ी जगहों पे चक्र लिखवाते हैं, काफ़ी जगहों पे कालांश लिखवाते हैं। इसका मतलब होता है जिस पीरियड में आप जाते हैं उसकी नंबरिंग लिखनी होती है। जैसे पहले पीरियड में गए तो 1 लिख दीजिए, दूसरे पीरियड में गए तो 2 लिख दीजिए। विद्यालय का नाम लिखना है, जिससे ये पता चलता है किस विद्यालय में आपको भेजा गया था पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए। समय अवधि 30 से 40 मिनट का, सब ठीक है। विषय पहले बता चुका हूँ सामाजिक विज्ञान का, उप विषय इतिहास का है। और यहाँ पे हमारा जो पाठ्य का प्रकरण है वो है अशोक का साम्राज्य विस्तार। अब आपका पहला यहाँ पे हेडिंग आता है जिसको कहते हैं उद्देश्य। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य दोनों के लिए होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आप जो विषय है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है सामान्य उद्देश्य में छात्रों को अतीत की घटनाओं का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने के सुयोग्य बनाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को अतीत की घटनाओं से संबंधित सवालों, यहाँ पे देखिए सवालों लिखना है, इसको सही से लिख लीजिएगा, सवालों के ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना। अब आपका अगला हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है अशोक के साम्राज्य विस्तार ना, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को अब क्या सिखाएंगे उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र अशोक के कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बौद्धात्मक उद्देश्य। छात्र अशोक द्वारा बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट इसी में छात्र बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को समझ सकेंगे। अगला हेडिंग है कौशलात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी अशोक के साम्राज्य विस्तार के विषय में कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अगला अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी अपने जीवन में अशोक का साम्राज्य विस्तार की उचित नीतियों को अपने हित में प्रयोग कर सकेंगे। और लास्ट यहाँ पे पॉइंट है इसमें अभिरुचियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थियों में अशोक का साम्राज्य विस्तार विषय में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न होगी। अब इसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है जिसको कहते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिन भी सामग्रियों की सहायता लेते हैं उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया चार्ट पेपर, संकेतक, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण। यहाँ पे विधि और प्रविधि है। विधि में यहाँ पे आपका आएगा प्रदर्शन और व्याख्यान विधि, और जबकि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान अगली हेडिंग है। पूर्व ज्ञान लिखा गया सभी छात्र छात्राएं सम्राट अशोक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जिसको कहते हैं प्रस्तावना या फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका उत्तर देंगे। उस उत्तर से आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उसका उत्तर मिलेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहले क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, लड़के हैं तो छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं आप, मौर्य वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दूसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक किसे बनाया गया? बच्चे बोलेंगे बिंदुसार को। तीसरा प्रश्न है महाराजा बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था? बच्चे बोलेंगे अशोक। चौथा प्रश्न है सम्राट अशोक के साम्राज्यवाद विस्तार के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है, यानी कि आप बच्चों को रियल में टॉपिक बताना होता है सही कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया उद्देश्य कथन में, छात्रों आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत सम्राट अशोक के साम्राज्यवाद विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब लेसन प्लान का सबसे मेन हेडिंग आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। अध्यापन बिंद या फिर शिक्षण बिंद,
छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। पहला शिक्षण बिंदु है सम्राट अशोक। विकासात्मक प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध को जीतने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? बच्चे बोलेंगे कलिंग का। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था? बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न है, अब इसके बारे में बताएंगे आप स्पष्टीकरण में। महाराजा बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक को मगध का राजा बनाया गया। सम्राट अशोक युद्ध प्रिय शासक था। उसने कई राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। अब उसे कलिंग का पर विजय करना शेष था। कलिंग युद्ध के दौरान लाखों सैनिक मारे गए, चारों ओर खून की नदियां बहने लगी, जिसे देखकर सम्राट बहुत ही दुखी हो गए तथा कभी भी युद्ध न करने का प्रण ले लिया। ठीक है, अपने मन की शांति के लिए। अब इसके आगे बताता हूँ, नीचे पहले ये देख लीजिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पे आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। महाराजा बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अब अशोक को मगध का राजा बनाया गया था और अशोक ने कलिंग युद्ध यहाँ पे के बाद को जीतने के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। शांति के लिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तथा सभी को सत्य, अहिंसा, दया और प्रेम का संदेश देना शुरू कर दिया। अब इसके बाद आता है बौद्ध प्रश्न, जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे आप। कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था जिससे अशोक के मन को विचलित कर दिया? बच्चे बोलेंगे युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, जिससे सब और खून की नदियाँ बह गई थी। दूसरा प्रश्न है, अशोक ने मन की शांति के लिए क्या किया? बच्चे बोलेंगे बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अगला यहाँ पे प्रश्न है, शिक्षण बिंदु है अशोक का साम्राज्य विस्तार। विकासात्मक प्रश्न है, अशोक किस राज्य का शासक था? बच्चे बोलेंगे मगध का। दूसरा प्रश्न है, अशोक के साम्राज्य विस्तार के विषय में क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यहाँ पे कलिंग युद्ध के बारे में बता दीजिए। कलिंग युद्ध का जो वक्त था 261 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। स्पष्टीकरण अगला देंगे यहाँ पे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन अशांत हो गया तथा उसने अपने मन की शांति के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह तथा मरीजों एवं पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए। साथ ही राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे, सुंदर तथा चमकाए हुए पत्थरों पर बौद्ध धर्म के से लिखे संदेशों को खुदवाए और उन्हें हर जगह गड़वाए। उसने जीवन के बारे में अपनी प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिसे महाधम के नाम से जाना जाता है। ये महाधम गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार करने का तरीका तथा जीवन जीने की कला सिखाते थे। अशोक के द्वारा बताए गए उपदेशों को अशोक का धम्म भी कहा जाता है। छात्रालय कॉलम देखिए, सेम लिखिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन अशांत हो गया तथा उसने अपने मन की शांति के लिए महात्मा बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। फिर बहुत प्रश्न आता है, अशोक ने अपने संदेशों को किस में खुदवाए? बच्चे बोलेंगे चट्टानों पर। दूसरा प्रश्न है, अशोक लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखाने के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई? तो यहाँ पे महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। अगला शिक्षण बिंदु है बौद्ध धर्म का विस्तार। विकासात्मक प्रश्न है, अशोक के पुत्र तथा पुत्री का क्या नाम था? बच्चे बोलेंगे पुत्र का नाम महेंद्र था तथा पुत्री का नाम संघमित्रा था। दूसरा प्रश्न है, अशोक के बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए क्या किया? बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब स्पष्टीकरण देंगे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को अपने संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध सभा की भी कहा जाता है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों एवं बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा यहाँ पे राज चिन्ह है, जिसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। बोधात्मक प्रश्न फिर से, तीसरी बौद्ध सभा किसने करवाई थी? बच्चे बोलेंगे अशोक ने। दूसरा प्रश्न है, हमारा राज चिन्ह पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह को किस स्तंभ से लिया गया? तो बच्चे बोलेंगे सारनाथ स्तंभ से। अब प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। आता है पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था? दूसरा प्रश्न है, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन कौन से कार्य किए? तीसरा प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार एवं प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया? लास्ट हेडिंग है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया, याद करके आना है। तो ये हो गया आज का पूरा लेसन प्लान, यानी कि पाठ्यक्रम कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
इस वीडियो की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। वहाँ से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस से पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना और बीएड डीएलएड की क्लासेस, साथ ही साथ सीटेट के प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।